नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामगियाल जी के पास। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सो प्रदीप जी, देवेंद्र फडणवीस इज आवर चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल सर, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन गए। ऑल ऑन हिज ओन, ऑल ऑन हिज ओन। शुरुआत से एंड तक इट वाज फडणवीस 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 ऑल ओवर। क्या बात है सर, बोला था देवेंद्र फडणवीस जी ने, मैं समंदर हूँ वापस आऊंगा। यस, सूखी हुई नदी नहीं हूँ, समंदर हूँ, समंदर। क्या एंड बात जिस है, प्रकार से मानना उन्होंने पड़ेगा। अपने आप को प्लेस कर दिया था, फाइट कर दिया था, लीड कर दिया था, देयर वाज नो अल्टरनेटिव बट देवेंद्र फडणवीस ओनली इन महाराष्ट्र। कोई दूर दूर तक नंबर 2 नहीं था कि ऐसा चांस भी हो जाए कि इनको, देयर वाज नोबडी बिकॉज एवरीबडी सॉ हिज एफर्ट्स। सभी ने उनके एफर्ट्स देखे, सभी ने उनके बलिदान, त्याग, जो एंथुसियाज्म था, जो टीम स्पिरिट था, टीम लीडर के स्टाइल था फंक्शनिंग का, एवरीथिंग वाज देयर। But I hope now that he has become the chief minister, I hope now work starts from today itself. जो हम लोगों को खबर आई है वो ये है कि आज ही शायद जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली है उसमें I think the three gentlemen, namely Yes, Mr. yes. Devendra Fadnavis, Eknath Shinde, and of course Mr. Ajit Pawar are going to announce the 2,100 rupees promised for the Ladki Behan Yojana. I hope it starts now. एग्जैक्टली। So work is already started. मंत्रालय में गए हैं और हम लोगों ने देखा किस प्रकार मंत्रालय में उनका स्वागत हुआ। मंत्रालय का पूरा स्टाफ बाहर आया, सब लोगों का मतलब उनकी आरती हुई वगैरह वगैरह वगैरह। And even though I don't think Mr. Eknath Shinde is looking very happy, Ajit Pawar seems absolutely all right. The rest of the people don't seem to be too happy either. But all the same, I hope this government works. Maharashtra really and truly needs a very, very stable government and needs a government that works. And I am very confident that Devendra Fadnavis will deliver, because Devendra Fadnavis is one person. If you remember, even when he became chief minister for the first time in 2014, he is one person who had an unwavering focus. He knew what he wanted and he got it. And it was His hands-on administration. Yes. He's over the administration. He knows who does what and how to get the job done. And he has done that with absolute efficiency whenever he has got the chance. We saw him performing. The whole Maharashtra saw him performing. Even if it had to be, जो जोड़ तोड़ की राजनीति है उसमें भी एक्सेल करता है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन उसमें भी एक्सेल करता है, एंड नाउ the full total battlefield is on for him with a leader. Right. So he's going to perform perfectly. I hope so. In fact, I'm confident. I know so. खैर, इस वक्त हमारे साथ हैं समीर बाकरे साहब बीजेपी के और कपिल ढोके साहब कांग्रेस के। समीर बाकरे साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सिया राम। जय महाराष्ट्र। कैसे हैं सर? अभी लगता है आप गाड़ी में हैं। और कपिल ढोके साहब नमस्कार। शपथ विधि कार्यक्रम से वापस जा रहा हूँ जी। कपिल ढोके साहब नमस्कार। कपिल ढोके साहब कांग्रेस से और समीर बाकरे साहब बीजेपी से। तो अब आपको क्या लगता है सर, देवेंद्र फडणवीस जी को और बाकी जो सरकार में लोग हैं, एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार साहब, उनकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए उनको फौरन अभी? समीर बाकरे साहब बताएं। देखिए, हमारी जो सरकार है ये महायुति की सरकार है। हमने जनता से जो वादे किए थे और हमारा जाहिरनामा भी था, संकल्प थे, तो अभी इस हिसाब से हमारी जो सरकार है वो ये सब चीजों पे काम करेगी। और आप देखिए कि ये जो पहली बार महाराष्ट्र की राजनीति में 2014 में जब देवेंद्र साहब मुख्यमंत्री बने थे, तो तब से महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने एक विकास की धारा चालू की थी और महाराष्ट्र की राजनीति आज विकास के इर्द गिर्द घूमती है। एक परिवारवाद, रीजनलिज्म या फिर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो हुआ करता था, अब आप देखिए, अब हम सब बात करते हैं कि समृद्धि महामार्ग की बात करते हैं, हम बात करते हैं मेट्रो की, हम बात करते हैं कोस्टल रोड की। तो ये जो प्रायोरिटीज है विकास की, और जो हमारे किसान है, महिला है, युवक है, गरीब पीड़ित शोषित लोग हैं, इन सभी को हम और आगे बढ़ाने वाले। जैसा आपने भी देखा होगा कि देवेंद्र जी का एक जो पूरा करियर रहा है ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड रहा है। उन्होंने आज तक जो भी सीएम के पद में रह के काम किए, और आपने जैसा बोला था कि उन्होंने बोला था कि मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर लौट के आऊंगा। तो ये समंदर किस बात का है? ये समंदर जनता की प्यार का है, ये पराक्रम और परिश्रम का है।
और ये हमारे सहयोगियों के साथ रिश्ते निभाने का है। तो देवेंद्र जी का जो भी एक पूरा पर्सनालिटी है वो एक महाराष्ट्र को आगे लेके जाने की है, और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है, वो हर चीज का ज्ञान रखते हैं और पूरी पढ़ाई के साथ आगे बढ़ते हैं। बाकरे साहब, मगर आज भी भले पूरे महाराष्ट्र चाहता था कि फडणवीस ही बने, और फडणवीस साहब के आगे पीछे कोई उनके अगल बगल में नहीं था जो उनके चैलेंज करे लीडरशिप के लिए, तो पूरे महाराष्ट्र ने देखा। बट मराठा वर्सेस ओबीसी आज भी वो इश्यू साथ में है। जरांगे पाटिल आज भी कहा, मीन्स कुछ दिन पहले भी कहा कि फडणवीस मुख्यमंत्री बनेगा और मेरा आंदोलन शुरू होगा। ये एक बहुत बड़ा अनरेस्ट था, पिछले एक साल से हम लोग जूझ रहे पूरे महाराष्ट्र में, और अभी भी ये इशू सुलझा हुआ नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। तो कैसे आपको लगता है कि बीजेपी लेड बाय फडणवीस इज गोइंग टू हैंडल इट? बाकरे साहब देखिए सर, कैसा है, जो जरांगे साहब का जो आंदोलन था या जो भी है, मैं अब कैसा महाराष्ट्र की जनता के सामने सब इशू बीजेपी लेके गई थी, और मैंने पहले भी बोला था कि ये जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है या रीजनल पॉलिटिक्स है, इसके ऊपर लोगों ने विकास को चुना। मैं ऐसा कहता हूं कि समाज के हर वर्ग को जो रिप्रेजेंटेशन मिलना है और उनके जो उचित मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। जरांगे साहब का जो आंदोलन था वो उन्होंने अपने समाज के लिए खड़ा किया था, लेकिन आगे चलते वो समाज के लिए न करते हुए उनके राजनीति में परिवर्तित हुआ। तो हमारे हर जो बांधव है, मराठा बांधव है, हमारे ओबीसी बांधव है, हमारे दलित बांधव है, बाकी भी जनरल लोग हैं हमारे साथ है। और जो है ना, आप देखिए कि देवेंद्र जी के में पहली बार मराठा रिजर्वेशन दिया गया था, हमने उसको हाईकोर्ट में भी अच्छे से मेंटेन किया था। और जब 2019 में सरकार को मैंडेट के साथ धोखा किया उद्धव बाला ठाकरे ग्रुप ने, सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके वकील नहीं लगा और नहीं टिक पाया। अभी भी शिंदे साहब के नेतृत्व में हमने आरक्षण दिया है और हम कटिबद्ध है जी, सरकार से बहुत है, हम पूरी तरीके और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं जी, बोलिए। हमारे जो पार्टी के संस्थापक थे, अंत्योदय मतलब हर आखिरी आदमी तक पहुंचना और समाज के हर घटक और हर वर्ग को न्याय दिलाना, यही भाजपा का संकल्प रहा है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देवेंद्र जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार पूरे सपने महाराष्ट्र सरकार जनता के पूरे करने के लिए कटिबद्ध है। जबरदस्त। Let's go straight across to Mr. Dhoke, and of course we welcome BN Kumar साहब, senior journalist, also with us. BN, we'll be coming to you in just a minute. उसके पहले कपिल ढोके साहब, आपको क्या कॉन्फिडेंस है कि ये सरकार अपने जो वादे किए हैं वो पूरे कर पाएगी? जैसे प्रदीप जी ने अभी बताया, मराठा आरक्षण, उसके अलावा वो लक्ष्मण हाके जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई अब दांगड़ आरक्षण भी हम शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा किसानों का मुद्दा जो है बहुत सबसे बड़ा है सर। सोयाबीन के किसान, कपास, कांदा, हालत खराब है सबकी। क्या लगता है आपको ढोके साहब? सबसे पहले तो मैं आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पे आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उनके साथ में जो 2 डिप्टी सीएम अपने महाराष्ट्र को मिले, उसमें सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी और अजित दादा पवार जी, इन दोनों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दूसरी बात, जनता का मैंडेट उनको मिला, वो मैंडेट कैसा मिला, क्या मिला, उसके बारे में मैं आज नहीं जाऊंगा। आज उनके खुशियों का दिन है, उन्हें मुबारक है। और आज तक, कल तक जो भी विरोध की राजनीति थी, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पे वो विराजमान है। उनका पूरी सम्मान के साथ में मैं यहाँ पे बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। वंडरफुल। दूसरी बात, चुनाव के दौरान जो महाराष्ट्र के मुद्दे थे, महाराष्ट्र के किसानों के मुद्दे थे, महाराष्ट्र के युवाओं के मुद्दे थे, युवाओं के रोजगार के मुद्दे थे, महाराष्ट्र के महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे थे, महाराष्ट्र के किसानों के कर्जे का मुद्दा था, सामाजिक जो जातीय ध्रुवीकरण अपन जिसको बोलते हैं उसका मुद्दा है, मराठा आरक्षण का मुद्दा है, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है, महाराष्ट्र के ऊपर बढ़ते हुए कर्जे का मुद्दा है। ये सब मुद्दे ये सरकार आने वाले 5 साल में जो भी जितने दिन सरकार चलाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार कितने दिन चलती इसका भी एक खराब क्या बोलते अपन उसका गंदी राजनीति का उदाहरण बीजेपी ने महाराष्ट्र को दिया है। वो कभी उनके भी ऊपर ना गिरे ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। ये कितने दिन चलता क्या चलता ये तो चलाएंगे, लेकिन जो महाराष्ट्र के महत्व के मुद्दे हैं, उन्होंने जो बोला था कि लाड़की बहन के तहत 1500 रुपए की जगह हम 2100 रुपए देंगे,
आज उनकी सरकार बन गई, उनका मुख्यमंत्री बनना, कल से उन्होंने 2100 रुपए देना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने बोला था किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, आज उनकी सरकार बन गई, उनका मुख्यमंत्री बन गया। देवेंद्र जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि किसानों का कर्जा माफ कर दीजिए। उन्होंने बोला था सोयाबीन को दाम देंगे, कपास को दाम दिए थे। अब महाराष्ट्र के सीएम बने हैं तो महाराष्ट्र के लोगों के सोयाबीन को दाम देने का काम उनका है, महाराष्ट्र के सीएम बन गए तो महाराष्ट्र के लोगों के कपास को दाम देने का काम उनका है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि उन्होंने जल्द से जल्द किसानों को राहत दे, युवाओं को रोजगार दे, और ये महाराष्ट्र को एक अच्छी संस्कृति, महाराष्ट्र की राजनीति एक अच्छी सुसंस्कृत राजनीति है। म्हणजे यशवंतराव चव्हाण साहब के पास से उद्धव ठाकरे साहब तक महाराष्ट्र की राजनीति एक सुसंस्कृत राजनीति है, और राजनीति वो आगे बढ़ावे, मैं उनसे ऐसी उम्मीद करता हूं। डोके साहब, क्या बीजेपी का जो कहना है कि राहुल गांधी जी के मिस इन्फॉर्मेशन अब लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये सच्चाई क्या दिख रहा है कि ये रिजल्ट के बाद ये दिख रहा है कि नियर मैंडेट टोटल बीजेपी को दे दिया, पूरे स्वीप हो गया। आपने कहा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी जी 2 दिन पहले भी कहा कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है एम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज, और बीजेपी ने वो लिस्ट निकाला है कि हमने एमएसएमईज के माध्यम से 23 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, पीएलआई योजना के माध्यम से 9.5 लाख रोजगार, 13 राष्ट्रीय रोजगार मेला से करीबन 9 लाख जॉब्स क्रिएट, तो जॉब्स का आंकड़ा भी दे रहे हैं और एक रिजल्ट भी दिखा रहे हैं कि हर चीज कंटेंट। तो क्या लोगों ने आपके मिस इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर दिया है, राहुल गांधी जी के मिस इन्फॉर्मेशन को डोके साहब रिजेक्ट कर दिया है? नहीं, क्या है, बीजेपी ये चुनाव कैसी जीती इसके ऊपर एक अलग डिबेट का शो होना चाहिए। मैं आपको बोलता हूं, उस दिन के डिबेट में मैंने बहुत ही विस्तृत से बताया है बीजेपी का जीतना कैसा है, क्या क्या संसाधन का उपयोग किया, क्या क्या गलत तरीके वापरे, वो सब क्या क्या गलत तरीके का इस्तेमाल करके जीत गए, ये सब बातें अलग है। लेकिन आज का दिन जो है कि वो सीएम बन गए, उनके सामने के जो है जो चैलेंजेस है, वो चैलेंज के बारे में अपन बात कर रहे हैं। दूसरी बात रही राहुल गांधी जी के बारे में, बीजेपी के एक भी नेता में राहुल गांधी जी के साथ में बहस करने का, राहुल गांधी जी के दिमाग को दिमाग लगाने का ये नहीं है। राहुल गांधी जी के फंदे में आप मत पड़िए। मैं सभी बीजेपी के नेताओं को बोलता हूं, मिस इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, ये बोल रहे इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए। आज भी मैं गांव खेड़े में जाता हूं, बस्तियों में जाता हूं, हर एक सभा में जाते हुए लोगों को पूछता हूं कि आपने गांव में से कौन ये 5 साल में नौकरी पे लगा है, किसको रोजगार मिला है, तो उत्तर आता है नहीं। आप भी घूमते होंगे, आपके आजू बाजू में मुंबई के, आप अंधेरी में रहते हैं शायद, आपके आजू बाजू में मुंबई के लोगों को पूछो कि किसको एम्प्लॉयमेंट मिला है, किसको रोजगार मिला है, नहीं बोलेंगे, एक भी नहीं मिलेगा। बीजेपी का जो भी है वो सिर्फ आंकड़ों का गेम है, अंकों का गेम है। वो सब कागदोपत्री में जो अपन बोलते हैं कागजात पे सब आंकड़ेवारी लिखते हैं, ये सब अलग बातें हैं। बीजेपी के एक भी नेता में राहुल गांधी की बराबरी करने का सामर्थ्य नहीं है। उनके ऊपर ठीक है, चुनाव आप कौन से तरीके से जीता है सबको मालूम है। बीजेपी के गांव बस्तियों के एखादे कार्यकर्ताओं को पूछो, आप देख रहे हैं आज देवेंद्र फडणवीस जी सीएम बन गए, लेकिन गांव में का भाजपा का कार्यकर्ता उदास है, उसको लगता है एकदम नाराज है, क्योंकि उसको लगता है ये जो मैंडेट है ये अविश्वसनीय है। उसको भी विश्वास नहीं था कि ऐसे कुछ नतीजे आएंगे, वो भी अभी भी सदमे में है कि कैसे तरीके से ये लोग जीते हैं। अपनी पार्टी ने ऐसा क्या कुछ किया, 3 महीनों में ऐसा क्या बदल हुआ कि लोकसभा में इतने ताकत से हम हारे हैं, और उसके बाद महाराष्ट्र का सीएम अपना बन रहा। ये सब बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं में विश्वास नहीं है, वो कैसे जीते अलग बात है। रही बात राहुल गांधी जी के बारे में, मैं बोलता हूं राहुल गांधी जी की बराबरी करने का सामर्थ्य एक भी बीजेपी के नेता में नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी जी से टकराने के चक्कर में ना पड़िए। माशाल्लाह। कपिल ठोके साहब, लेट्स गो टू बीएन कुमार साहब। बीएन कुमार साहब जी बीएन कुमार साहब, अभी जैसे हमारे साथ बाकरे साहब हैं, समीर बाकरे साहब भारतीय जनता पार्टी के, कपिल ढोके साहब कांग्रेस के। कपिल ढोके साहब हैज ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेटेड द बीजेपी एंड द शिवसेना एंड द एनसीपी। महायुति की सरकार बनी है, जबरदस्त चीज है। लेकिन उन्होंने 1-2 चीजें जो उन्होंने बोली हैं कि उम्मीद करते हैं कि कर्जे माफ होंगे किसानों के, प्रॉमिस किया गया था। नंबर 2, जो कपास की प्राइस है वो मिलेगी। सबसे बड़ी बात, जो सोयाबीन फार्मर्स है वो क्रॉप फार्म पड़ी हुई है, मिनिमम 7,000 रुपए आते हैं लागत के। जो एमएसपी प्रॉमिस भी की गई है वो 6,000 है। मैं उम्मीद करता हूं तकरीबन 7,000 मिल जाएगी। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी चीज, 2,100 रुपए प्रॉमिस किए गए लड़की बहन योजना के लिए। बीएन के साहब, डू यू थिंक दैट विल कम अबाउट?
Do you think that will be the first decision taken in the cabinet which is going on right now? आज की तारीख में 3 लोगों के बीच में जो कैबिनेट मीटिंग चल रही है, आपको लगता है कि वो निर्णय लिया जाएगा अभी बीएन के साथ? सर पहले तो ये कैबिनेट पूरी कैबिनेट नहीं है, जो शाखा जिसके पास होनी चाहिए, जो मंत्री जिसकी इंचार्ज होनी चाहिए, वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो आज समझे तीनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया, कल को मैं या दूसरे कोई वहां पर बन जाएंगे मिनिस्टर, उनके कुछ अनबनी हो सकती है। प्लस देयर हैव बीन ऑलरेडी इंडिकेशंस, अधिकारियों की तरफ से ऑलरेडी हिंट्स मिले थे कि ये बहुत बड़ा बोझ होने वाला है राज्य के ऊपर, जिसको किस तरह से हैंडल किया जाए वो भी बड़ा चैलेंज है। इनफैक्ट उसको डिसकंटिन्यू करने की भी बात हो रही थी, अगर वो डिसकंटिन्यू करेंगे देयर विल बी बिग शॉक फॉर द इलेक्टोरेट, इट विल बी गोइंग बैक ऑन देयर प्रॉमिस। बट अल्टीमेटली इनको सारे फाइनेंस जो है मैनेज करना है, इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी टास्क फॉर देम, बिकॉज एज इट इज कर्जे में डूबा हुआ है अपना स्टेट। और आए दिन हमारे यहाँ से तो इन्वेस्टमेंट सारे के सारे गुजरात की तरफ, दूसरी स्टेट की तरफ भाग रहे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न करना, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाना, रोजगार पैदा करना, इनकम सर्कुलेट करवाना, ये एक इज गोइंग टू बी बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। भले गवर्नमेंट कैसी आई, किस तरह से आई। और एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ आरकेबी जी, आप लोगों ने भी देखा होगा आज का शपथ विधि जो कार्यक्रम था, वो सेरेमनी, इट लास्टेड हार्डली 6 to 10 minutes। हमें इतना ये अरेंजमेंट करके 50-60 हजार लोगों को आजाद मैदान में इकट्ठा करवा के, प्रधानमंत्री से लेकर इंटायर कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट वाज देयर, बाकी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स भी थे, और इस तरह से साउथ मुंबई में पीक डे के ऑन वर्किंग डे, ऑन ए पीक आवर टाइम, इस तरह का ये करना, शो करना, इज इट प्रॉपर, इज ऑल्सो यू नो for something for the government to think about it। बीएन कुमार जी, क्या आपको क्लियर कट नहीं लगता लोगों ने न्याय अपना दिया? स्थगिती सरकार वर्सेस प्रगति सरकार, फेसबुक लाइव सरकार वर्सेस जो सरकार मेहनत कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, ये सरकार तो आपके दार पर पहुंचने वाले सरकार। ये बार बार जो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार जी कह रहे थे कि आपके, और जो अलग अलग योजनाएं, तो लोगों ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिजेक्ट कर दिया और परफॉर्मेंस वाले को सिलेक्ट कर दिया। क्या आपको नहीं लगता ये मैंडेट क्लियर वन वे मैंडेट है, क्लीन स्वीप मैंडेट है फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट? जैसे कपिल जी ने कहा, मैंडेट के बारे में डिस्कस नहीं करें क्योंकि आज शुभ दिन है महाराष्ट्र स्टेट के लिए। आफ्टर कितने दिन, 12 दिन के बाद हमें मुख्यमंत्री के लाभ हुआ है, इतने दिन लगे इनको डिस्पाइट द क्लीन स्वीप। प्रदीप, यू आर सेइंग अबाउट द क्लीन स्वीप, क्लियर कट मैंडेट, इतना मैंडेट मिलने के बावजूद, और इट इज आल्सो क्लियर कि बीजेपी कंटेस्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स, लार्जेस्ट सीट नंबर को मिले थे, और उनको बोलने में क्या जाता था, हाँ बीजेपी विल रूल। ये सब क्या है, मतलब ड्रामा ऑफ ट्राइंग टू मनाओ एकनाथ शिंदे गोइंग टू नेटिव प्लेस, शिंदे फॉलिंग हिल, ये सब फिर फडणवीस इंटरवीन्स एंड गोस इन कन्विंसेस। बीएन के, do you expect any trouble? 12 दिन वेस्ट हो गए, सरकार नहीं है। Do you expect any trouble? क्या बोलते हैं, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, पिछले 3 महीने, 2 महीने से, 2.5 महीने से कुछ काम तो नहीं हो रहा था स्टेट में, उसके बावजूद और 12 दिन और लेट कर दिया आप लोगों ने, और कैबिनेट भी अभी तक पूरी तैयार नहीं है आपकी, सिर्फ 3 लोग मिलकर डिसीजन लेने वाले। But BNK, do you expect any trouble in the days ahead from Mr. Eknath Shinde and from Mr. Ajit Dada Pawar? Not that there should be, because I don't think they have the wherewithal to do so. Do you expect any trouble? I don't, but do you, BNK? Yes, actually, I don't want to get into caste politics, but a non-Maratha CM is not tolerated much in Maharashtra. That any leader, we have seen all the chief ministers so far, वो एक रहेगा, वो एक एंगल रहेगा, that nagging issue is going to be there, whether it is reservation or giving justice to the farmers. Ultimately, it all boils down to farmers, unemployment, and of course, why the Maratha agitation came up, because of basically unemployment. सबको नौकरी मिल जाएगी, खुशहाली हो जाएगी, नौकरी होगी तो कोई इश्यू नहीं है। Let's go to Mr. Sameer Bhakre. कैसे करेंगे, Right, एक बड़ा इश्यू है। BNK, I have to go to Mr. Sameer Bhakre for this. समीर भाकरे साहब, जो मराठा आंदोलन हुआ, एसेंशियली इसकी वजह से हुआ क्योंकि जमीन बहुत कम हो गई है, प्लॉट डिवीजन हो गया है, नौकरियां हैं नहीं, तो मराठों की जो अभी स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो बहुत खराब हो गई है। इसकी वजह से उनको आंदोलन करना पड़ा। तो उसका सोल्यूशन एक ही है कि महाराष्ट्र में उन्नति हो, प्रगति हो, और इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्री बढ़े, फैक्ट्रीज लगे और नौकरियां मिले। आपको लगता है ये सब होगा, समीर भाकरे साहब?
देखिए, पहले तो मैं मेरे कांग्रेस के जो मित्र है और दूसरे पैनलिस्ट है उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारा अभिनंदन किया तो हम उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने आज अभिनंदन किया है। देखिए कैसा है कि आज मैं आपको बताता हूँ कि भाजपा का जो कोई भी वादा रहता है ये पूरे होमवर्क के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ किया जाता है। तो आप देखिए, ये जैसे इन्होंने कर्नाटक और हिमाचल में जो वादे किए थे या गारंटीज दी थी, इनके वादे ना कोई पूरे कर पाए, ना ये कोई हिमाचल में अभी तो सैलरी देने को इनके पास पैसे नहीं है। और राहुल गांधी जी बोल रहे थे हम खटाखट 8,500 रुपए देंगे। तो आप पहले तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए 2014 से, ये गरीब कल्याण रहो, किसान सम्मान रहो, सभी को घर देने का वादा रहो, ये सब चीजें तो पूरी की है ना। तो भाजपा का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इस पे जनता को विश्वास है और जनता ये देखती है कि वादा कौन कर रहा है। आप देखिए कि 1,500 रुपए हम दे रहे थे और इन्होंने उस वक्त पहले तो बोला कि ये 1,500 रुपए सस्टेनेबल नहीं है, और दूसरे दिन ये वादा करते कि 3,000 रुपए हम देंगे। तो ये जनता इन पे विश्वास कैसे करेगी जब ये, मतलब इनको ना इकोनॉमिक्स की समझ है, ना इनको जनता के मन की समझ है। और आप देखिए जो रोजगार है, रोजगार का भी जो भी रोजगार के उपाय है सरकार कर रही है। आज आप देखिए महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 है उद्योग में, नंबर 1 है एफडीआई में। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि गुजरात में उद्योग जा रहे, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में हो रहे। आप एक मुझे मापदंड बताइए कि जिसमें महाराष्ट्र पीछे है। और ये जो यहाँ महाराष्ट्र की जो हमारे कांग्रेस के मित्र है, इनको चाहिए कि महाराष्ट्र के बारे में सही तरीके से बात करें। और ये बोल रहे हैं कि हमारा गुजरात में जाना है। भाई हम महाराष्ट्र के लोग हैं, महाराष्ट्र यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है। आप हर प्रदेश में देखिए, इस बार आपको जो मैं बोल रहा था पहले कि ये जो रीजनलिज्म हुआ करता था कि महाराष्ट्र का अलग अलग प्रांत अलग अलग पार्टियों को वोट देता था, कोई मराठवाड़ा में कोई जीतता था, कोई विदर्भ में जीतता था। इस बार भाजपा के साथ जो महायुति के पार्टनर्स है, हमको पूरे पैन महाराष्ट्र से जीत मिली है। इट हैज बीन अ विक्ट्री ऑल अक्रॉस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो इट शोज दैट द एंटायर पीपल ऑफ महाराष्ट्र आर विद महायुति गवर्नमेंट लेड बाय बीजेपी। सो दिस शोज दैट द पीपल हैव ट्रस्ट ऑन बीजेपी, और बीजेपी उनके सपनों को पूरा कर सकती है। और ये जो बोल रहे हैं, इनको जो एक्सपेक्टेशंस है ये बीजेपी के गवर्नमेंट से ही है, क्योंकि ये अपने पार्टी पे विश्वास नहीं करते। कि आज मुझे बताइए कि कांग्रेस को आज 16 सीटें मिली है, अब तक की सबसे उनकी बुरी हार है। तो इनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारे पार्टी की तरफ देखना चाहिए। भाई साहब, आप पहले अपना आत्मचिंतन कीजिए कि आप क्यों सीटों का बंटवारा सही तरीके से नहीं कर पाए अपने पार्टनर्स के बीच। आप बोल रहे हैं कि 3 महीने में ऐसा कहा गया, 3 महीने में बहुत कुछ होता है। इट हैज बीन ऑलवेज सेड दैट अ वीक इज अ वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। सो 3 महीने में हमने हमारा संगठन मजबूत किया, हम जनता तक गए। जो आपने फेक नैरेटिव जनता के मन में पहुंचाए थे, हमने उनके साथ संवाद किया, हमने समझाया कि भाजपा जो है वो कैसे उनके सपनों को पूरा कर सकती है। तो जनता आपके बीच में देखिए भाई साहब, जो है ना 2019 में मैंडेट भाजपा को ही मिला था। मैंडेट को धोखा देने का काम उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने किया और वो कांग्रेस के साथ गए थे। जो कांग्रेस के बारे में बाला साहब के ये विचार थे कि अगर मैं मेरी कांग्रेस बनूंगा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा। तो ये वैचारिक लड़ाई थी। और एकनाथ शिंदे भी जो निकले थे उद्धव बाला साहब ठाकरे के यहाँ से, वो कोई सीएम बनने के लिए नहीं निकले थे, वो तो हिंदुत्व के विचार के ऊपर निकले थे। और वो उनको थोड़ी पता था उस वक्त कि वो सीएम बनने वाले कि नहीं बनने वाले। तो मैं तो बोलता हूँ कि ये विचारधारा की लड़ाई थी और एक नेचुरल अलायंस था एकनाथ जी और हम लोगों का। अब देखिए कि कांग्रेस और शिवसेना आज फडणवीस साहब ने क्लियर कट कहा, जब भी वो उनको चीफ ऑफ द बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी बोल दिया था, उन्होंने 2 नारे लगाए। बोल एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है, एक है तो सेफ है। क्या वही एजेंडा आप चलाएंगे, हिंदुत्व वाले एजेंडा चलाएंगे? देखिए मुझे एक बात बताइए, एक है तो सेफ में किसी को क्या तकलीफ है? एक है तो सेफ है, इट्स अ कॉल फॉर यूनिटी ऑफ द कंट्री। आप देखिए मोदी जी 2014 से, तो हमने 11वीं से हम अर्थव्यवस्था 5वें पे आए। तो एक है तो सेफ है तो यही है। हम तो सबसे दिन पहले से बोल रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो एक है तो सेफ है, इट्स अ कॉल फॉर यूनिटी ऑफ द कंट्री, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? और एक है तो सेफ है तो हमारे देश के लोग एक नहीं हुए तो प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए मोदी जी ने जो नारा दिया एक है तो सेफ है, हम सब उसमें बिलीव करते हैं। और ऐसा आप जो बोलते हैं कि कोई हिंदुत्व का ऐसा, अरे देखिए भाई साहब, हमने तो पूरे भारतीयता राष्ट्रीय नेशनलिज्म के लिए अपील की है। आप लोग क्यों समझ रहे हैं कि ये कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया नारा है? हम तो कॉल कर रहे हैं एक है तो सेफ है, और हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस और जो बाकी विपक्षी पार्टियां, इनकी कथनी और करनी में फर्क है, इसलिए जनता उन पे विश्वास नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ा एक तरफ फडणवीस जी बोलते हैं एक है तो सेफ है,
अमित शाह आके बोलते हैं वक्फ बोर्ड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मुस्लिम रिजर्वेशंस होगा नहीं, मैं डंके के चोट पर कहता हूं। नो, मैसेज इज क्लियर ना बाकी साहब, इसमें आपने इनएडवर्टेंटली मैसेज वक्त क्लियर कर दिया है। देखिए, मैं बोलता हूं कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उसमें क्या ये प्रोविजन है क्या कि धर्म के आधार पर आपको आरक्षण मिलना चाहिए? आप मुझे बताइए, संविधान के खिलाफ आप जाने को बोल रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी कर रही है वो संविधान के खिलाफ कर रही है। धर्म के आधार पर कोई आरक्षण का कोई प्रोविजन नहीं है संविधान में, तो ये किस तरीके की बात है? और वक्फ बोर्ड का है तो ये तो संपत्ति, आप बताइए, कोई कर्नाटक का जो गांव है वो 2000-2500 साल पहले का है, और इनके वहां पर जो 1500 साल के पहले का धर्म है वो उस पे क्लेम कर रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो ये वक्फ बोर्ड जो है एक बहुत बड़ा एक धांधली का जरिया बन गया था कांग्रेस पार्टी का, और इन्होंने सब जगह ये किया है। आप देखिए कितने कोर्ट्स में क्या प्रॉब्लम जाते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी लेने में, कहीं कहीं कुछ भी अपन लेटर देते हैं और वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। तो अगर ऐसी चीज आप चाहते हैं कि हम अपोज ना करें कि जो समाज का जो जस्टिस है वो जस्टिस तो मेंटेन रहना चाहिए कि ये जो गरीब लोगों की प्रॉपर्टी है, कभी कभी तो पूरे गांव पे वक्फ की प्रॉपर्टी का क्लेम किया जाता है। आपने कई इंसिडेंसेस देखे होंगे, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। इट इज जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, हम बाबा साहब के संविधान का सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। 2 बार उन्होंने लोकसभा में उनको हराया है, नेहरू जी के मंत्रिमंडल से उनको विड्रॉ होना। गलत बात है, गलत बात है। मैं अभी भी आक्षेप ले रहा हूं कि सच बताइए। मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा, इसकी वजह ऐसे नहीं होती कि आप कुछ भी बोलेंगे। भाकरे जी, बाबा साहब का अपमान किया है, विधान सबसे पहले आपने पीछे लेना चाहिए। कहां पे अपमान किया? बाबा साहब को जब राज्यसभा भेजना था कांग्रेस ने ही भेजा था, ये क्यों भूल गया? मुझे बताओ, बाबा साहब राज्यसभा में कांग्रेस के सपोर्ट से ही गए थे। बाबा साहब के संविधान की सच्ची रक्षा करने का काम इस देश में कांग्रेस ने किया है। आप गलत बात कर रहे हैं भाकरे जी। मेरी बात बताइए, संविधान का अपमान करने का काम भाजपा ने किया है। भाजपा के कई खासदारों ने जाहिर रीत्या बोला है, सब लोगों के सामने बोला है कि हमें संविधान बदलना है। आप ऐसी गलत बातें क्यों कर रहे हो? भाई साहब सुनिए, भारत रत्न नहीं, जो गलत। देना था पहले आप ये विधान पीछे लो कि बाबा बाबा साहब के संविधान का अपमान कांग्रेस ने किया। ये विधान सबसे पहले आपने पीछे लेना चाहिए। राजू जी, आप उनको बोलिए कि डिबेट में बोल रहे हैं, लाइव प्रोग्राम चालू है, सच बोलिए। सच ही बोल रहे हैं ना। 2 बार लोकसभा का चुनाव बाबा साहब को किसने हराया? मैं बोल रहा, बाबा साहब का अपमान किया है, ये सबसे पहले आपने पीछे लेना चाहिए। बाबा साहब का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2014 के इलेक्शन से देवेंद्र फडणवीस जी बता रहे हैं कि हिंदू मिल में बाबा साहब का स्मारक करेंगे। आज 2024 10 साल हो गए, हिंदू मिल में बाबा साहब के स्मारक की पत्थर भी आप अभी डाला नहीं है। बाबा साहब के संविधान का और बाबा साहब का अपमान करने का काम भाजपा ने इस देश में किया है, इस राज्य में किया है। सबसे पहले आप अपना विधान पीछे लीजिए। मैं आपके बीच में इंटरफेयर नहीं किया, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, फिर सच में बोलिए ना, सच बोलिए ना। मैं भी सुन रहा था, सच ही बोल रहा हूं ना, सच बोल रहा हूं ना। लेकिन ये बाबा साहब का अपमान क्या है, कैसे सुनेंगे हम? राजू जी, सबसे पहले देखिए, ऐसा अपन बोलते रहेंगे तो ना हम सुन पाएंगे ना आप सुन पाएंगे। हर एक को राजू जी, इनको विधान पीछे लेना चाहिए। बाबा साहब का अपमान किया है, झूठ बात है। जी जी जी, ये आपका ओपिनियन है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से आज तक यही कहा है, और बाय द वे ये बहुत और लोगों का भी है। अगर आप अरुण शूरी की किताब पढ़ें B.R. अम्बेडकर पर, तो उन्होंने भी लिखा है कि B.R. अम्बेडकर साहब जब पहली बार चुनाव में खड़े हुए थे, इट इज द कांग्रेस विच अपोज्ड हिम, और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो जीता था। इनफैक्ट अम्बेडकर साहब स्टूड थर्ड। दैट इज देयर। नाउ बाबा साहब अम्बेडकर जी का जब पार्लियामेंट में गरज थी तब कांग्रेस ने लिया ना उनको राज्यसभा में। राज्यसभा बाबा साहब को भारत रत्न आपने 43 साल तक नहीं दिया है। 1990 में भारत रत्न साहब बाबा साहब को मिला हुआ है। अरे भाकरे साहब, एक सेकंड। डोके साहब, इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों का अपना अपना व्यू होता है इसको लेकर के। आपको भी पूरा मौका दूंगा मैं, आप बोलिए। भाकरे साहब, कुड यू एंड प्लीज नाउ। आपने जो अंबेडकर साहब के बारे में बोला, ठीक है। उसके अलावा जो अभी बीएन कुमार साहब ने बोला कि 2100 रुपए अगर आप लड़की बहन को देंगे तो सर वे विल यू गेट द मनी फ्रॉम। और उसके अलावा आपने इंटर्नशिप का भी प्रॉमिस किया है, आपने ग्रेजुएट्स को भी प्रॉमिस किया है 10,000 रुपए महीना देंगे। सर कहां से देंगे, बताइए ना प्लीज। See, that's what I was saying. Yes. That whenever BJP makes a promise, it does with lot of homework, with lot of planning. The amount have been allocated in the budget. It's not something out of the budget. So it has been already provided for in the budget. Maharashtra is a growing economy.
when the country reaches 5 trillion of economy, we are going to target 1 trillion of economy. जी. So there will be going to be revenue increase, there will be going to be employment increase, there will be going to be increase in the income of the farmers. So there is a booming economy in the state of Maharashtra. It's a number one country in the, it's a number one state in the country. Quite so true. Quite whatever true. amounts have been promised, we will definitely make those promise in reality, and those will be provided in the budget. वंडरफुल. सो लेट मी गो टू मिस्टर ढोके. ढोके साहब ये बताएं, जैसा अभी अभी भाकरे साहब ने कहा, क्या आपने जो कुछ आपने वादा किया कर्नाटक में कि भाई हम लोग ये देंगे सबको, आपने वादा किया तेलंगाना में और हिमाचल प्रदेश में, क्या तीनों राज्यों में आपने दिया सर? अब आप बोलें ढोके साहब. पहले तो मेरी बात ऐसी है कि मेरे जो दोस्त है आदरणीय भाकरे साहब जी, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी जो बोलती है वो करती है. तो मेरा उनसे सवाल है, 2014 के इलेक्शन में देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला था इंदू मिल में बाबा साहब का स्मारक करेंगे, स्मारक अभी तक हुआ नहीं. बीजेपी जो बोलती है वो करा क्या? वो मेरा पहला प्रश्न है. दूसरा प्रश्न है, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के इलेक्शन में बोला था हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे. मैंने 58 सभा किया इलेक्शन के दरमियान, 58 रैली को मैंने संबोधित किया. हर एक को पूछा कि किसके खाते में 15 लाख रुपए आए, तो एक ने भी नहीं बोला. तीसरी बात अरबी समुद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाएंगे. बीजेपी ने बोला था, अभी तक किया क्या? मेरा उनको सवाल है, नहीं किया. तो पहले जो भाकरे साहब बोल रहे हैं कि हम जो बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था 2014 के चुनाव में 2 करोड़ रोजगार निर्माण करेंगे, हुए क्या? मेरा सवाल है. मैंने लोगों से पूछा, लोगों में गया, लोगों का उत्तर आया नहीं हुआ. जो बीजेपी बोलती है वो मैं करता हूं. ये जो भाकरे साहब बोल रहे ये सबसे पहले झूठ है, ये इन्होंने सबसे पहले समझ लेना चाहिए. दूसरी बात, उन्होंने पूछा कर्नाटक और तेलंगाना में किया क्या. चुनाव के दरमियान कर्नाटक के डिप्टी सीएम और प्रदेशाध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय डीके शिवकुमार जी महाराष्ट्र में आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली. साथ में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जी थे, हिमाचल के भी हमारे पदाधिकारी थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया. वहां पे बोला कि हमने जो वादे किए थे वो हमारे राज्य में बहुत अच्छे तरह से चालू है, उन्होंने बताया. और उसके बाद में एक लेटर भी उन्होंने चुनाव के समय पे जारी किया था, जिसमें लिखा था कि जो भी बीजेपी के अंधभक्त को, जो भी बीजेपी के झूठे लोगों को हमारे स्कीम चालू है कि नहीं, हमने जो बोला वो हमारे स्टेट में कर रहे कि नहीं, वो देखने के लिए आए. मेरे दोस्त भाकरे साहब को लेटर मिला होगा तो उन्होंने जाके देखना था कि कांग्रेस ने क्या कि नहीं, कांग्रेस ने वहां पे इंप्लीमेंट किया कि नहीं. तो ये सबसे झूठ है. जो भी हमने वादे किए थे वो पूरे के पूरे वादे हमारी जहां पे सत्ता है वहां पे अच्छी तरीके से हम चालू है, हम चला रहे हैं. रहा महाराष्ट्र के मैंडेट की बात, मैं और भी बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र का मैंडेट कैसा मिला, ये विषय पे आप दूसरी डिबेट कीजिए पूरी तैयारी के साथ. कोई भी भाजपा के प्रवक्ता को बुलाए. आज के शुभ दिन मैं उनके जीत कैसी हुई उसके ऊपर कोई भी भाष्य करना नहीं चाहता. तो वो भी उन्होंने मराठी में एक कहावत है, झाकली मूठ 1.25 लाखाची. तो वो एक झकेवी मूठ, झाकली मूठ 1.25 लाखाची त्यांनी ती उन्होंने वो रखना चाहिए. मैं ऐसे उम्मीद करता हूं. डोके साहब, मगर राहुल गांधी जी आज भी वही नारा, लोकतंत्र खतरे में है, देयर इज नो रिलीजियस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जातीय जनगणना, बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ है, मैं 50% का गैप बढ़ाना चाहता हूं, बीजेपी इसको रोकना. तो क्या ये बार बार आज भी यही रट राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे तो यहां महाराष्ट्र में फेल हुआ? क्या आपको लग रहा है फिर ये दोहरा के कुछ होगा उसमें? कैसे आप? सही बात है ना, मैं बोल रहा हूं कि सही बात है. राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में है. अपन देख रहे होंगे तो महाराष्ट्र में कभी भी, वो बोलते ना कांग्रेस ने इतने साल किया, कांग्रेस ने कभी भी ईडी और सीबीआई के प्रेशर पे कौन सी पार्टी फोड़ने का काम नहीं किया. कांग्रेस के कौन से भी सांसद ने जाहिर में संविधान बदलने की भाषा नहीं की. कांग्रेस ने कांग्रेस के राज्य में कौन से भी पदाधिकारी ने झूठी केसेस जो डालना चाहिए वो नहीं डाले. अपन देखते होंगे ट्विटर पे कुछ लिख के देखो राजू जी, ट्विटर पे बीजेपी के खिलाफ कुछ लिख के देखो. कल सुबह पूरी पुलिस आपको, जैसे बीजेपी के कार्यालय में चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, ऐसे तरीके से पुलिस आते हैं आपको उठा के लेके जा रहे हैं. अच्छा एग्जाम का स्टडी करने वाले बच्चे हैं, उन्होंने कुछ सरकार के खिलाफ लिखा कि उनको अरेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर केसेस डाल रहे हैं. लोकतंत्र सच में खतरे में है, मान्य करना चाहिए इन लोगों ने. और जातीय जनगणना, बीजेपी खिलाफ है जातीय जनगणना का.
जातीय जनगणना करना हमारी मांग है, बीजेपी क्यों नहीं कर रहे? उसका स्पष्टीकरण उन्हें देना चाहिए। उनको जातियों को न्याय नहीं देना है, जातियों में झगड़े लगाना है। जी, लेकिन सर ढोके साहब आपसे ये जानना चाह रहे हैं, छोटी सी बात है, जो आप मांग कर रहे हैं कि सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर जो लागू की जाए, 3 जगह पर आपकी खुद की स्टेट गवर्नमेंट है, 3 जगह पर, कर्नाटक में, तेलंगाना में और हिमाचल प्रदेश में। सर वो 50% कैप वहां पर आप क्यों नहीं रिमूव करते? सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आएगा, आई एग्री, देयर इज एन एस्टॉपेल, आई एग्री, ये पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट के द्वारा ही हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही हो सकता है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। आगे जो होगा देखा जाएगा, उसमें क्या है? जो चीज देश में करने की जरूरत है वो स्टेट में करने से नहीं होगा। मैं और भी बोल रहा हूं कि जो चीज देश में करना चाहिए, पूरे देश के लिए लागू करना चाहिए, वो देश में करना चाहिए। वो 3 स्टेट में लागू करके लोगों के प्रॉब्लम का हल नहीं हो सकता, वो टेम्पररी। जैसा आपने देखा होगा कि 2000 चुनाव के पहले देवेंद्र फडणवीस जी ने टेम्पररी मराठा आरक्षण दिया था। वो चुनाव के बाद दूसरे ही दिन एक आरएसएस का बंदा कोर्ट में चला गया, दूसरे दिन आरक्षण चला गया। हमको लोगों को फंसाना नहीं है, हमको लोगों को परमानेंट राहत देना है। इसलिए वो ऐसा नहीं हो सकता। जो सेंट्रलाइज तौर पे करना चाहिए वो सेंट्रलाइज तौर पे करना चाहिए। दूसरी चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये 2 या 3 बातें जो कही, मैं उम्मीद करता हूं वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी उस पर अमल करेगी। जैसे कर्जा माफ करना किसानों का, नंबर 2 सोयाबीन, कपास, कांदा, बटाटा, इन सब चीजों के ऊपर मैं उम्मीद करता हूं एमएसपी पूरी मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज सर, आज की तारीख में BNK, I would like you to come in on this as well, and I would like Mr. Bhakre also to talk about this later. The fact is today, if you look at the price of tur dal, yaar, it's reached almost 200. Sir, ये क्या हो रहा है? I agree. I mean, this is a mystery. Why have people still voted for the same government with the same kind of prices which are there in the market? और ढोके साहब, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आप बोलते हो कि आज बीजेपी के खिलाफ लिख के देखो, मैं तो रोज लिखता हूं यार, मेरे खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, थैंक गॉड। बट ढोके साहब ये बताइए, इसके बावजूद कि इतनी महंगाई है, इतना सब कुछ है, नौकरियां नहीं है, किसानों की आत्महत्या हो रही है, फिर भी लोगों ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री चुना है। ढोके साहब ऐसा क्या हो गया? ये चमत्कार क्या है? मैं फिर से बोल रहा हूं कि वो जीत कैसी है। मैंने इसके पहले डिबेट में, राजू जी, इसके पहले जब मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आया था उस दिन पूरी चीरफाड़ करके बताया है। मैं आज उस पे बोलना नहीं चाहता। देवेंद्र फडणवीस जी और भाजपा के हमारे भाकरे जी और सभी भाजपा के लोग आज जो खुशियां मना रहे हैं वो उन्हें मनाने दीजिए। आज भी गांव कस्बे का भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता अस्वस्थ है। वो बोल रहा है कि भैया ऐसा वातावरण बिल्कुल नहीं था, ये कैसा हुआ, हम भी सदमे में हैं। आज उनकी जीत का ये करने दीजिए। ये जीत कैसी है, स्वतंत्र डिबेट का शो लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। मतलब ढोके साहब कह रहे हैं, भागरे साहब आपके कार्यकर्ता जीत के सदमे में, जीते हुए हैं और सदमे में। भागरे साहब बताइए प्लीज। देखिए, इससे तो हास्यास्पद कोई बात नहीं हो सकती कि जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है वो जीत के पास बात सदमे में जाएगा। तो इससे तो हास्यास्पद बात मैंने नहीं सुनी है। दूसरा ऐसा है कि भाजपा का हर कार्यकर्ता दिन रात लगन के साथ लगा रहता है, तो अपने हर पार्टी का हर विधायक को जिताना चाहता है। और मैं भी, कांग्रेस के मेरे मित्र बोल रहे थे कि हमारी कुछ चीजें गिना रहे थे, मैं इनको बोलूंगा कि देश में आपने 55 से 60 साल राज किया, आपने जनता को एक बैंक अकाउंट नहीं दे सके, आप ना शौचालय दे सके, तो ये कैसी सरकारें आपने चलाई है? ये संविधान खतरे में नहीं है, इनकी परिवार खतरे में है, इसलिए इनको टेंशन हो रही है। परिवारवादी जो पार्टियां है सबको टेंशन हो रही है कि हमारा परिवार खतरे में। दूसरी बात ऐसा है कि इन्होंने बोला कि बाबा साहेब अम्बेडकर का, अरे हमने लंदन का उनका जो घर है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, बीजेपी नहीं खरीदा हुआ है, जहां पर बाबा साहब इन्होंने किया था। तो हम लोग जो भी वादे किए हैं, जो बचे हुए वादे हैं, वो सब पूरे करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, लंदन का घर खरीद सकते हो और 10 साल में हिंदू मिल में बाबा साहब का स्मारक क्यों नहीं बना सकते? इसका जवाब दीजिए। देखिए भाई साहब, जवाब दीजिए भाकरे जी, मुझे जवाब दीजिए कि लंदन का घर खरीद सकते हो और हिंदू मिल का बाबा साहब का स्मारक क्यों नहीं बना सकते हो? क्या दिक्कत क्या है करने में? वहां पे क्या अड़चन क्या है? देखिए, मैं नहीं करना है। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके टर्न पे बोलिए, ऐसा कोई बराबर नहीं रहेगा। दूसरी बात है, ऐसा है कि जो भी हम लोग, आप मेरी बात लिख के लीजिए। आज के दिन में जो इस समय का जो देवेंद्र जी का विजन है एग्रीकल्चर के लिए, अभी आप देखेंगे उन्होंने पूरे नदी जोड़ प्रकल्प पे इतना बड़ा आज उनका इंटरव्यू आया है। तो आप जो किसान की जो समस्या है, एक इरिगेशन मेजर समस्या है। मैं नागपुर से आता हूँ, खुद मैं विदर्भ से आता हूँ, तो विदर्भ में किसान की जो आत्महत्या हो रही है
उसका मेन रीजन है कि इरिगेशन है। तो देवेंद्र जी ने जो आज सब प्लान किया हुआ है, इन्होंने देवेंद्र जी की जलयुक्त शिवार आने के बाद बंद कर दी थी, जिसका बहुत बढ़िया असर हो रहा था पूरे महाराष्ट्र में। मैं आपको सर आज बोलता हूँ कि आने वाला पीरियड ये महाराष्ट्र के किसानों का पीरियड है, महाराष्ट्र के गरीबों का पीरियड है। आप देखना किसान सबसे ज्यादा वृद्धि जो होगी वो किसान क्षेत्र में होगी महाराष्ट्र में, क्योंकि इरिगेशन पे ध्यान दिया जाएगा, उनके किसानों के समस्याओं पे ध्यान दिया जाएगा। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने बोला था कि हमने सब वादे पूरे किए। भाई साहब, आप अडानी दिन भर करते हैं, आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री आते हैं और वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ करते हैं। तो मैं जो बोल रहा था कि आपकी कथनी और करनी में जो अंतर है यही तो है। आप इधर कुछ बोलेंगे और दूसरा उनके साथ करेंगे। आपके छत्तीसगढ़ के सरकार ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए थे, आपके तेलंगाना ने किए थे, आपके गहलोत जी उनको बाजू में बिठा के 60,000 करोड़ का निवेश कराते। तो देखिए, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। और जनता, मैं तो हमेशा मानता हूं कि हम सब लोगों से होशियार जनता है। एक कोई भी गांव का जो व्यक्ति है, औरत है या आदमी है, उसको हमारे से ज्यादा राजनीति समझती है, क्योंकि उसका फ्यूचर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, राजनीतिक पार्टियों के साथ और सरकार के साथ। वन क्लैरिफिकेशन, दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीबॉडी। और ये मैं बार बार बोलता हूं, ढोके साहब सुनने वाली बात है, आप भी जरा सुने, क्योंकि आपने बोला इसलिए उसके ऊपर मैं जानकारी दे रहा हूं। बीएनके सुनने वाली बात है और ये सबके लिए। ये कहा गया, बागरे साहब सुनिए, कि नरेंद्र मोदी जी ने 2013-2014 में कहा कि हर एक के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। मोदी जी ने असल में यह कहा कि स्विस बैंक में और बाकी बैंकों में जो काला धन है अगर भारत में आ जाए तो हर एक के अकाउंट में 15 लाख आ सकते हैं। उन्होंने उसी पे आने वाला था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं हर एक के अकाउंट में 15 लाख दूंगा। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, आई हैव दैट वीडियो, आई कैन प्ले इट फॉर यू। सो बट the question is, the BJP leaders at that time did not clarify. They let it go. And why not? हर एक के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, which is great. जी बागरे साहब, आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज बोलिए। नहीं, वही मैं आपको बोल रहा था कि जो रोजगार का भी जो मुद्दा है उसको युवा प्रशिक्षण के थ्रू, और आप ईपीएफ के आंकड़े देखिए, हर महीने में उसमें वृद्धि हो रही है। आप देखिए, नितिन गडकरी जी नागपुर से आते हैं और देवेंद्र जी इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों में अभी इतने बड़े काम हो रहे हैं, तो क्या लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है? इतनी सड़कें बन रही है, इतने एयरपोर्ट बन रहे हैं, इतने हाईवेज बन रहे हैं, गांव की ग्राम सड़क योजना बन रही है, गांव में घर बन रहे हैं। तो क्या ये सब ऐसे ही बन रहा है? मतलब कोई जादू की छड़ी है जिससे बन रहे हैं? लोगों को काम नहीं मिल रहे। तो ये जो है ना, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जो है, देखिए कैसा है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसलिए हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हमने सब इश्यू सॉल्व कर दिए। हमारे इसमें कमिटमेंट है कि हम जो भी जनता के इश्यूज है उसमें हम सॉल्व करेंगे। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र की जो सरकार चल रही थी 2.5 साल से, आप देखिए उसके बाद कांग्रेस के आपको प्रवक्ता को या इनके नेताओं को सुनिए, ये हमेशा नकारात्मक बात करते हैं कि ऐसा ये है, कास्ट है, ये है, वो है। अरे भाई, आप जनता के मुद्दों की बात कब करेंगे? आप जनता के बीच में कब जाएंगे उनके मुद्दे लेके? जनता आपको बार बार क्यों नकार रही है? राहुल गांधी जी का गुणगान ये गा रहे थे, उनके नेतृत्व में 90 चुनाव हार चुके अभी तक कांग्रेस पार्टी, और सबसे न्यूनतम 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई है 3 लोकसभा में। सर अभी 100 का पार हो गया है परसों। हाँ जी, अब 100 का आंकड़ा पार हो गया। प्रियंका गांधी जी के आने के बाद 100 हो गए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए, आई वांट टू आस्क बीएन कुमार जी, आप बीजेपी के देखो रिकॉर्ड देखिए, जो बीजेपी लाड़की बहन, लाड़का भाऊ, लाड़का शेतकरी, समृद्ध महामार्ग, शक्तिपीठ महामार्ग, हुंडई कंपनी पुणे में 7,000 करोड़, संभाजी नगर में टोयोटा का कंपनी, वाधवन बंदर के साथ एयरपोर्ट भी। मोदी साहब ने इलेक्शन से पहले कहा कि फडणवीस जी का रिक्वेस्ट है कि पोर्ट के साथ एयरपोर्ट होना चाहिए, एयरपोर्ट भी दे रहे हैं। अब बात यह है कि लोगों को दिख रहा है, जो सामने बीजेपी कह रहा है उनको दिख रहा है। क्या इसीलिए कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया? बिकॉज व्हाट दे आर टॉकिंग, व्हाट द बीजेपी इज टॉकिंग इज फॉर पीपल टू सी। महामार्ग दिख रहा है, कंपनीज दिख रहे हैं, यू नो वाड़वन बंदर में काम दिख रहे हैं। नाउ दैट इज दैट व्हाट मिस, इसलिए ये बोल रहे मिस इन्फॉर्मेशन ऑफ राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया। हाउ डू यू सी दैट? They have got the entire sheet ready कि हमने क्या क्या किया। बीएन कुमार जी, एक तो चुनावी वादे हैं, ठीक है, चुनावी वादे किए जाते हैं, गाजर दिखाए जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी तक एम्प्लॉयमेंट का उन्होंने जो भी आंकड़ा दिया है, हम आने वाले 10 साल में, अमृतकाल खत्म हो गया है, अभी बोले विकसित भारत, अभी 2047 में क्या होने, तब क्या होने वाला है उसके बारे में बातें कर रहे हैं। नंबर 1, उससे पहले आपने शुरू की थी लड़की बहन लड़की भाव के से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही स्टेटमेंट है, मैं भी दोहराता हूं
this Revdi culture is very dangerous for the development of the country. Revdi culture needs to be removed from the country's politics. तो ये रेवड़ी कल्चर, लड़की भाव, लड़की बहन वाली चीज जो है, whether they will continue with it with this because Prime Minister himself on record of calling for removal of this. Number 2, पिछले 3 महीने में जीडीपी का स्तर जो है गिरा है, it has come to 5.4%. Yes. It is very serious issue. उसके ऊपर इनफैक्ट आरबीआई is also seriously thinking. कल आरबीआई का जो पॉलिसी आएगा तब पता चलेगा कि हम लोग किस तरह से अपने फाइनेंशियल मैटर में जा रहे हैं. और जैसे हमने पहले भी बताया था, जो भी आंकड़े हम लोग देते हैं, जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है, बाकी जो वर्ल्ड बैंक ने ये किया, IMF ने ये कहा, ये सारे आंकड़े जो है हमारी सप्लाई की हुई है. Like Dr. Subramanian Swamy has been tweeting, these are the data that is given by the government. There is no independent assessment, independent review of what has been happening. There is no study on that part. So, and as far as the election issues are concerned, जो पता है कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है, वो प्रोजेक्ट जा रहा है. In fact, not only the Congress but the independent analysts also have drawn a total balance sheet. कितने प्रोजेक्ट गए, कितने एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आने वाले थे, वो हम लोग महाराष्ट्र ने लूज किया, और अभी आने वाले प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है. बट एज मिस्टर कपिल ढोके सेड, we can discuss this at a later stage. Right now, today BJP is celebrating. Let us congratulate them. We hope all the best. Hopefully they will continue not only to promise to implement the Revdi promises, but also create actual employment on ground, in the streets, in the streets of just one small thing, BNK. Just one small thing. Whenever you go to any restaurant, you go to any 5-star hotel, you find there is a waiting. People are waiting outside to get into the restaurant. And these are very expensive restaurants, very expensive pubs, very expensive. Where is the money coming from? So that means there is some prosperity somewhere. कहीं तो है ना, लोगों का पैसा है यार. आप रेस्टोरेंट देखिए, बार देखिए, फुल है, सभी के सभी. वो पैसा कहां से आ रहा है? इसका मतलब कमाई हो रही है ना लोगों की. बीएनके बिल्कुल बिल्कुल आपने अच्छी पॉइंट उठाया. वेरी नाइस पॉइंट ऑफ रेज आरके भी. आई हैव बीन जस्ट स्टडीइंग द सिचुएशन. कल ही मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी एनरॉक और 2-3 रियल एस्टेट एजेंसीज एनालिस्ट से कि अपमार्केट हाउसेज जो है ना, उनकी डिमांड बढ़ रही है, वो बढ़ रही है. 2 करोड़ 3 करोड़ वाली प्रॉपर्टीज बढ़ रही है, बट सब 50 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग वहां फॉल है. यानी वो घर लेने वाला आदमी नहीं है आज की तारीख में. रिच इज गेटिंग रिचर, पुअर इज गेटिंग फर्दर पुश डाउन. लास्ट प्रोग्राम में मैंने शायद बताया था कि द सिंपल थिंग लाइक अ मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ मेडिकेल हेल्थ केयर इन दिस कंट्री, 50 lakh people are being pushed below the poverty, into the poverty every year. It's not a small figure. No, and this figure has been given by the health insurance company itself. One small thing, one small thing. आपके लिए भागरे साहब, मैं आपके पास आऊंगा. BNK and ढोके साहब, please listen to this. Today the dollar is at 84.68 rupees. 84 रुपए 68 पैसे का है डॉलर आज. सर, रुपया has never fallen so low. आज तक कभी रुपया जो है इतना नहीं गिरा. प्रदीप जी आप पूछ रहे थे कुछ. ढोके साहब, ये जो बार बार महायुति के लीडर्स लोग महाराष्ट्र के लोगों में दिमाग में डाल रहा था कि आप फुल स्टॉप सरकार हो, आप नॉन परफॉर्मिंग सरकार हो, आप स्थगित सरकार हो, फेसबुक सरकार, बार बार फिर एग्जाम्पल दिए. मेट्रो प्रकल्प आपने रोका, रोड का काम आपने रोका, जो अभी बाकरे साहब ने कहा जलयुक्त शिविर, जो देव फडणवीस जी के एकदम खास दिल से लगा हुआ और स्पेशली विदर्भ रीजन को और मराठवाड़ा को सपोर्ट करने वाले जलयुक्त शिविर को आपने रोका. फार्मर्स इलेक्ट्रिसिटी रिकवरी आपने बढ़ा दिया, यानी रिकवरी आपने अप मार्केट कर बेच के रिकवरी शुरू कर दिया. लाड़की बहन के खिलाफ आप कोर्ट में गए रोकने का. तो क्या ये लोगों के दिल में बैठ गया? वो देख रहे थे कि हाँ सचमुच उद्धव ठाकरे जी ने ये सब रोका था, यानी एमवीए ने रोका था. क्या लोगों सच्चाई लोगों के दिल में बैठ गया? क्या स्थगिति सरकार जरूरत था? आपको लग रहा सचमुच था कि प्रोपेगेंडा था ये? नहीं, स्थगिति सरकार वरकार ऐसा कुछ नहीं है. आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे जी जब सीएम थे, महाविकास आघाड़ी का गवर्नमेंट जब 2.5 साल इस राज्य में चला, तो महाविकास आघाड़ी के गवर्नमेंट के 2.5 साल में से 1.5 साल तो अपन ने देखा होगा कि कोविड से हम लोग सफर कर रहे थे. कि जिस समय पूरे महाराष्ट्र को संभालना जरूरी था, उसी समय महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, तब पूरी राष्ट्रवादी एक थी, और पूरी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी की थी,
वो शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी के लोगों ने महाराष्ट्र को एक कुटुंब जैसा संभालने का काम किया है। आज भी गांव कस्बे के लोगों में अपन जाते हैं तो वो बोलते हैं अच्छा होगा कि इस समय उद्धव ठाकरे जी सीएम है तो हम लोग बच पा रहे हैं। उस समय एखादा भाजपा का सीएम रहता तो लोगों की लाशों पे लाशें, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कोविड के समय में क्या हो गया, कैसी लाशें बह रही थी। तो लोगों को बचाने का काम यहाँ पे महाविकास आघाड़ी के सरकार ने किया है। और दूसरी बात, किसानों के दिल में अभी भी, मैं बोल रहा हूं, मैं 3 बार एक ही बात बोल रहा हूं, आप ये सुनते क्यों नहीं, कि गांव खेड़े के लोगों में अभी भी विश्वास नहीं है। ये लोगों के दिल में का सरकार नहीं है। लोगों के मन में जो मुख्यमंत्री चाहिए वो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को नहीं मिला। ये कैसे जीते ये अलग बात है, कि मैं आपको बता चुका हूं, ये मेरे दोस्त भाकरे जी को भी मालूम है, भाजपा के सामान्य कार्यकर्ताओं को भी मालूम है कि अपन जीते कैसे। तो ये सब लोगों के मन में बिल्कुल भी नहीं था। लोगों के दिल में की सरकार महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। ये आरोप कर रहे जलयुक्त शिवार का कर रहे, जलयुक्त शिवार में काम के बजाय ज्यादा से ज्यादा तौर पे घोटाला, भ्रष्टाचार हुआ है, ये अपन ने सबसे पहले मान्य करना चाहिए। हम वो भ्रष्टाचार भी निकलने जा रहे थे, लेकिन कोविड का समय आ चुका, सब डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद में उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को प्रेशराइज करके कैसा सरकार गिराया वो सब महाराष्ट्र में देखा है। लोगों के दिल में की सरकार उद्धव ठाकरे जी की और महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। वही सरकार का लोगों में एक अलग, जो आप देखो ना, आपका चैनल सभी प्रकार के सर्वे देखो कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे जी का नाम लोग बता रहे हैं। तो जो लोगों के दिल में का अंडर करंट है वो बीजेपी के साथ नहीं, वो महाविकास आघाड़ी के साथ ही अपने देखने को मिला है। बाकरे साहब, शरद पवार जी, डॉक्टर बाबा अडव 3 दिन फास्ट पे बैठे थे, बोले ईवीएम घोटाला है, सब कुछ ठीक नहीं है। उद्धव ठाकरे जी के शरद पवार जी ने वहां से बहुत ही ऐसे खतरनाक स्टेटमेंट कर दिया कि ये महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ, मनी पावर, मसल पावर और पूरे एनफोर्समेंट एजेंसीज का दुरुपयोग जिस प्रकार से देखा इतिहास में, इस देश के इतिहास में कोई कभी हमने इसे दुरुपयोग नहीं देखा। तो शरद पवार जी का स्टेटमेंट था। तो इसको आप कैसे देखते हो, बाबा अडव जी, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी? बाकरे साहब, देखिए, पहले तो मैं बोलूंगा कि अगर उद्धव साहब इतने पॉपुलर मुख्यमंत्री थे तो ये महाविकास आघाड़ी ने उनको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित किया, क्यों इनको दर दर भटका के उनको सीटों में भी, बंटवारे में भी तकलीफ दी। दूसरी बात, आप जो शरद पवार साहब की कर रहे हैं, देखिए कैसा है, सरकार जब चुन के आई है तो शरद पवार साहब ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविस्ट देखते रहते हैं कि सरकार को जिससे तकलीफ हो या सरकार के पीछे इसको छोड़ दिया जाए, और खुद बाजू में रह के वो देखना चाहते हैं कि कैसे इसको रिएक्ट करते हैं। तो ये जो है ना ईवीएम का रोना, अब मुझे बताइए कि लोकसभा चुनाव में हमको 9 सीटें आई थी और हमारे भाजपा और इनको पूरी महाविकास आघाड़ी को 31 सीट आई थी। तब हमने कब ये रोना गाया कि ये ईवीएम या पैसे का खेल है? हमने तो हमारा आत्मचिंतन किया, संगठन मजबूत किया। और मैं आपको बताता, मेरे जो मित्र दूसरे हैं पैनल पे इकोनॉमी के बारे में बोल रहे थे, आज मैं बोलना चाहूंगा कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो आप वर्ल्ड के फिगर्स के साथ एब्सोल्यूट चीजें देखना चाहिए। आज अगर कोई आंकड़ा अपना आता है तो इट हैज टू बी seen in the perspective of the world economies. Wherever there is a depression and the world economies are shrinking, China's growth is going down, entire Europe is in problem, US is going down, and at that time India is growing. So आप ये परपेक्ष पे तो रखिए, ऐसा नहीं कि आप कोई भी एक आंकड़ा निकाल के बोलेंगे कि ये अभी ये आंकड़ा कम हुआ। तो इट हैज टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज। दूसरा, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, मेरे जो कांग्रेस के मित्र है, मैं उनको एक सिंसियर एडवाइस देना चाहूंगा कि आप अपना आत्मचिंतन कीजिए। ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? जनता आपको बार बार क्यों रिजेक्ट कर रही है? और मैं शरद पवार साहब को भी बोलूंगा, कैसा था कि लोकसभा में इन्होंने जो फेक नैरेटिव चलाया था, इसलिए इनको इतनी सक्सेस मिली थी। जनता भ्रमित हो गई थी कुछ पीरियड के लिए, लेकिन हमने जनता के बीच में जाके संवाद किया। और दूसरा, देखिए, जो भी एग्रीकल्चर यूथ है, फार्मर्स है, हम लोग जो देखिए, जनता को आप ईमानदारी से क्या प्रयत्न कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं, जनता देखती है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्ट्रेटेजी या श्रूडनेस करना है। आप अपना सिंपल तरीके से अपना एजेंडा सामने रखिए, आप जनता के बीच में जाइए। ये कांग्रेस, उद्धव ठाकरे साहब 1-1.5 साल के जो कोविड का पीरियड था, उसके अलावा कभी 3 बार पूरे 2.5 साल में मंत्रालय में गए। तो एक मुख्यमंत्री जो है फेसबुक लाइव कर रहा था, और हमारे जो उस वक्त के लीडर ऑफ अपोजिशन थे देवेंद्र फडणवीस, ये पूरे महाराष्ट्र में घूमे थे। उनको कोरोना हो गया था, वो फिर भी घूमे थे। तो ये जो बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छा तरीके से संचालन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग देखिए, आप महायुति की सरकार था, सीटों का जो बंटवारा सही तरीके से हुआ, निवडणूक का संचालन सही तरीके से हुआ।
और उसके बाद में भी हमने मैच्योरिटी से सरकार बनाई। तो इनके बीच में ना सीटों का बंटवारा सही तरीके से, चुनाव में तो पूरे गड़बड़ एकमेक के ऊपर। इनके जो भास्कर जाधव है शिवसेना के, उन्होंने कांग्रेस के जो विदर्भ के नेता है उनके ऊपर बहुत बड़ा गंभीर आरोप किया। सोलापुर में भी वही हुआ है। तो कैसा है, कांग्रेस जिसके साथ रहती है उसके साथ कभी रहती नहीं है। ये हमको बोल रहे थे कि पार्टी आपने तोड़ी। अरे भाई साहब, आपने तो सरकारें गिराई है। सबसे ज्यादा आपके कांग्रेस पार्टी ने गलत संविधान का यूज करके आपने सरकार को बर्खास्त किया है। आज तक तो ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है। तो जो आज की नाकामी है वो आप देखिए, इंडिया में या अपने भारत में बहुत इश्यूज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हम इश्यूज एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ईमानदारी से, आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी साहब को तीसरे बार मैंडेट मिला है। देवेंद्र जी, आप 2014 में चुनाव जीते, चलो मोदी वे में जीते ऐसा आप बोलेंगे। 2019 में भी उन्हीं को मैंडेट मिला था, 2024 में भी देवेंद्र जी को मैंडेट मिला है। तो महाराष्ट्र का इतिहास जो इतना तकलीफ का राजकारण था, जो 30 साल तक आज तक पहले कोई मुख्यमंत्री 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाया, देवेंद्र जी ने कंप्लीट किया है। फिर से आज वो 5 साल पूरा करने जा रहे हैं। तो अपने गिरेबान में झांकने की कांग्रेस और मेरे जो इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मित्रों को सलाह है कि आप रियलिटी देखिए। आप अपने जो विचार है वो जनता के विचार करके सामने मत रखिए। कैसे कई विश्लेषक है जिनके अनुमान या अंदाज गलत हो रहे, क्योंकि वो कभी ग्राउंड पे जाते नहीं है, ना उनका कोई कनेक्ट है जनता से। तो मैं हमेशा बोलूंगा, जनता से जिसका कनेक्ट है, जनता जिसको ईमानदारी से देखती है कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी को चुन के देती है। और हम ऐसा नहीं कि हम कोई चुनाव हारे नहीं है, हम चुनाव हारते हैं लेकिन हम फिर से उसके पास पूरी ताकत से जनता के पास वापस जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने वोट जिहाद और धर्म युद्ध का जबरदस्त एक मिक्स कर दिया। वोट जिहाद का जो उठे थे पूरे महाराष्ट्र का एकदम टेम्पो ऊपर उठ गया। फिर सज्जाद नोमानी जी आ गए, 17 डिमांड आ गए, आरएसएस को बैन करो आ गए, मुस्लिम जो। तो क्या वोट जिहाद एक बहुत बड़ा फैक्टर था कंसोलिडेशन ऑफ बीजेपी और महायुति के वोटर्स का, जो निकल के बाहर निकल कर आए और लैंडस्लाइड विक्ट्री आपको दिया? देखिए, देवेंद्र जी ने बोलने से पहले ही मुस्लिम संगठनों और कई उलेमाओं ने ये बोला था कि हमको महाविकास आघाड़ी को जिताना है। उन्होंने तो 25 सीट की लिस्ट भी तैयार की थी। और आपने देखा है कि लोकसभा में कैसे वन साइड वोटिंग हुआ था, जहां जहां पॉपुलेशन ज्यादा है। तो उस हिसाब से हमने तो जनता के सामने चीजें रखी है, जनता को परिप्रेक्ष्य में रखा है कि आपको देखना है कि चीज कैसी हो रही है। और हमने तो ये नहीं कहा था कि हम एक ही समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम तो पूरे सर्वसमावेशक कर रहे हैं, चाहे वो कोई धर्म हो या कोई समाज का कोई घटक हो। तो जो कांग्रेस को महाविकास आघाड़ी की तरफ से या महाविकास आघाड़ी को जो मिला था मुस्लिम संगठनों का समर्थन, तो जनता ये सब देख रही है। हमने जनता के सामने चीजें रखी, लेकिन जनता वैसे भी अवेयर हो चुकी थी कि ये गलत तरीके से। तो भाग्य साहब, उम्मीद करते हैं ये सब तो अब चुनाव खत्म हो गया, उम्मीद करते हैं कि अब पूरे महाराष्ट्र के लिए महायुति सरकार जोर शोर से, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, महाराष्ट्र का हर नागरिक अंत्योदय का हमारा जो प्रिंसिपल है लास्ट मैन स्टैंडिंग, उसकी भलाई के लिए काम करेगा। धर्म, जात और प्रांत में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आई होप सो, आई रियली एंड ट्रूली होप सो। जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ढोके साहब, इट्स अ ग्रेट प्लेजर लिसनिंग टू यू, लवली एनालिसिस फ्रॉम यू एज ऑलवेज। भाग्य साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, पहली बार आप शो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। एंड बीएनके, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। Thank you. Next time we meet, we are going to talk about the environment. We are going to talk about real issues. Thank you very much. And B.N. Kumar ji, India has been voted the third most polluted country in the world. Yes. I think we forgot to talk about that. we'll talk about that too. Thank you, gentlemen. Thank you very much. BNK, thank you very much. भाग्य साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने गाड़ी से हमको ज्वाइन किया, इसके लिए और भी ज्यादा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव। You know, the bitterness is not going to go away. It's not going to go away. The bitterness between all these people, I don't think it's going to go away for some time. And the Congress still hasn't come to terms with the fact that it's only got 16 seats. Is it 15 or 16? 16. 16. And they're going to lose more. I heard that there's going to be a lot of defections from Vidarbha. Yep. And people are naming even great leaders, strong leaders like Vijay Videtiwa. He's just waiting to jump. And so is the case with the Uddhav Thackeray Sena. Yes, exactly. Out of 20, I think a lot of people are going to go through the other side. So which means no opposition. There will be no opposition in no Maharashtra. Opposition leader. I think the opposition leader will be Mr. Eknath Shinde. The real LOP is Mr. Eknath Shinde, come to think of it. But congratulations once again. We really wouldn't like to, as they say, talk about very nasty issues today. Congratulations. No, but you need to admit that when he has talked about vote jihad, he has talked about it. I mean, what's it? That's a strategy, and he has this time he has talked about it, and he has won, and people accepted it. तो दीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने
एक तो हिम्मत नहीं हारी, नंबर 2 काम किया है, नंबर 3 जैसा मैं ये बार बार कह चुका हूँ, 6 बार कह चुका हूँ यहाँ पे, मैंने खुद देखा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को असल में काम करते हुए। सीधी बात है, ये चुनाव के पहले भी, चुनाव के रिजल्ट आने के पहले भी मैं 4 बार बोल चुका था कि हमारे घर पे 3 बार आए, 4 बार हम लोगों ने देखा भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को झंडा लेकर के जू के इलाके में, अंधेरी के इलाके में, हर जगह पे चलते हुए, कांग्रेस को एक बार भी नहीं देखा। तो प्रदीप जी घर में बैठ कर they work to a plan. They work to a plan. Yes. There's no doubt they had money power. Yes. There's no doubt they had muscle power. There's no doubt they had all agencies along with them. They had it. They had it. So what? But they managed to convince every segment of the society, in spite of Jarange Patil saying that I am against Fadnavis, bar. The very fact that all the Marathas have voted for the Mahayuti. Sir, 30% of the Muslims have voted Yes. for BJP. मतलब ये क्या I है? have known families where the Muslim woman says that यार कांग्रेस ने सिर्फ वादा किया है, इन्हें तो मेरे अकाउंट में पैसे डाले हैं, पैसे दिए हैं, तो why will I vote for the Congress? और ऐसा नहीं है कि एमबीए सरकार में नहीं थी, एमबीए तो सरकार में थी ना 2.5 साल। Exactly. और जैसा आपने बोला प्रदीप जी, ये तो आपने बोला कि कोविड के वक्त जब किसी के पास कोई काम नहीं था, अगर उस वक्त सरकार जो है 1,500 रुपए अकाउंट में डाल देती, अरे तो आज तस्वीर कुछ और ही होती। So why couldn't you do it? They did it. That's it. And that's why they won. And I hope Devendra Fadnavis really and truly tries to fulfill all the promises that he has made. I hope it really happens. I think he's just raring to go. He's just raring because he has got his plans in place, and connecting rivers, Jal Yug Shibir, these are absolute essential things, especially where Marathwada Vidarbha is concerned. They are struggling for water. That's right. And if you have a plan where water, Jal Yug Shibir hai, alag irrigation projects hai, connecting the rivers plans hai, I mean, you got a plan for them. अरे प्रदीप जी, कोई बात तो कर रहा है इसके बारे में। अरे दूसरी तरफ तो कोई इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा। यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी एटलीस्ट जल शिविर की बात तो कर रहे हैं, दूसरी जगह में तो कोई बात भी नहीं कर रहा। उधर मोदी जी हर नल से जल की बात कर रहे हैं, हर शौचालय की बात, हर एक को क्या, हर सिर पे छत और ये वगैरह वगैरह वगैरह, आवास योजना, जल, ये जो हर घर नल से जल, स्वच्छ जल और शौचालय, and he is not afraid of talking it on world platforms also. No, people are shy. Some prime ministers are shy कि हम क्यों, how can we talk about toilets के बारे में क्यों बात, why not? Yes, but he's proud to talk that. That's Like, right. I am doing this. I am saying that sanitation, good water reaches the most poorest of the house in the rural areas. Well, at least somebody has to talk about it. Yes. Unless you talk about it, how will people work on it? At least some work has gone on in it. चलिए 100% नहीं हुआ, 80% भी नहीं हुआ, अरे भाई जितना काम हुआ, काम तो हुआ है, इसके पहले तो काम ही नहीं हो रहा था। मेरा ये कहना है, कोई बात भी नहीं कर रहा था इसके बारे में। But congratulations again to Mr. Devendra Fadnavis. जबरदस्त। Fadnavis 3.0 is going to be a remarkable and probably a landmark, things where governance is concerned. I feel, because he's just raring to go. That's and right. This kind of brute, little short of majority, but it's as good as majority. They've got a majority. Nothing gets stopped. They've got a majority. They've got 132 seats of their own. Yes. और उसके अलावा आज अगर वो चुटकी बजाते 137 plus 7, if they get 7 more, it's absolute majority for BJP. Pradeep ji, all he has to do is to snap his fingers and he'll get 200. He'll get 200. I mean, let's not kid ourselves. But I hope they really and truly fulfill all the promises that they've made to the people of Maharashtra, or at least try their best to fulfill them. Of course, it is impossible to fulfill everything, but I hope they really and truly work very hard to fulfill as many promises as they possibly can. And once again, congratulations to Devendra Fadnavis Saab. He's taken oath of office for the 3rd time, but effectively he's going to be Chief Minister for the 2nd time. Let's be very clear. So, I hope his term is going to be great for Maharashtra. That's just about it from both Pradeep ji and myself. Pradeep ji और मेरी तरफ से आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो घंटी बज गई साहब, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए साहब। Please do send in your comments. We would love to know what you think. From both Pradeep ji and myself, आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. भारत माता की जय।